हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जिसमें हम समझने वाले हैं इंस्टीट्यूशनलिस्ट मॉडल, सिस्टम मॉडल, एलीट मास मॉडल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल। सो लेट्स बिगिन। पब्लिक पॉलिसी के जो मॉडल्स हैं वो मेनली ये बताते हैं कि पॉलिसीज कैसे बनाई जाती हैं और ये मॉडल्स हमारी हेल्प करते हैं पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को समझने में। और पब्लिक पॉलिसी के मॉडल्स का आइडिया पॉपुलराइज किया गया था टुवर्ड्स 1970s एंड 80s। तो जिन पब्लिक पॉलिसी के मॉडल्स को हम कवर करने वाले हैं वो हैं इंस्टीट्यूशनलिस्ट मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सिस्टम मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, एलीट मास मॉडल जिसे एलिटिस्ट मॉडल या एलीट मॉडल भी कहा जाता है, इंक्रीमेंटल मॉडल, रैशनल मॉडल, ग्रुप मॉडल, गेम मॉडल एंड पब्लिक चॉइस मॉडल। आज हम पहले 4 मॉडल समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है इंस्टीट्यूशनलिस्ट मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इसके नाम में ही इंस्टीट्यूशन है तो आप समझ सकते हैं that this model deals with institutions. According to this model, पॉलिसीज को बनाने में, उनको शेप करने में इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट इंस्टीट्यूशंस हर चीज़ डिसाइड करते हैं, लाइक पॉलिसीज बनाने में कौन से की एक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, वो एक्टर्स क्या क्या रोल प्ले करेंगे, कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा, कैसे उसे कलेक्ट किया जाएगा एंड देन आफ्टरवर्ड्स अप्लाई किया जाएगा। सो पब्लिक पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड, इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड बाय गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक पॉलिसी को बनाया भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस द्वारा जाता है, उन्हें इम्प्लीमेंट या इन्फोर्स भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या ब्यूरोक्रेसी, और यही इंस्टीट्यूशंस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। सो बेसिकली इंडिविजुअल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इंस्टीट्यूशंस प्ले करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इसके प्रोपोनेंट्स हैं एल्बर्ट सॉमिट एंड जोसेफ टेनेनहॉस। इंस्टीट्यूशनलिस्ट मॉडल का फोकस किन किन चीज़ों पर रहता है? जो इंस्टीट्यूशंस पॉलिसीज बनाते हैं उसकी स्टडी पर यह फोकस करता है। वो इंस्टीट्यूशंस कैसे वर्क करते हैं, क्या उनके रूल्स होते हैं या रेगुलेशंस होते हैं, और कैसे ये इंस्टीट्यूशंस डिसीजन मेकिंग को और पॉलिसी फॉर्मुलेशन को अफेक्ट करते हैं। इन सब एस्पेक्ट्स की स्टडी करता है इंस्टीट्यूशनलिस्ट मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। जाहिर सी बात है, आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन, जिसका नाम ही इंस्टीट्यूशनलिस्ट मॉडल होगा तो उसका तो फोकस ही इंस्टीट्यूशंस पर होगा रादर देन द इंडिविजुअल्स। फर्दर इस मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इंस्टीट्यूशंस के कुछ नॉर्म्स या प्रोसीजर्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स को फॉलो करने होते हैं। तो अगर कोई इंस्टीट्यूशन है लाइक ब्यूरोक्रेसी, उसके कुछ रूल्स होंगे जो इंडिविजुअल्स को फॉलो करने होंगे। वो उन रूल से डिविएट नहीं कर सकते, भटक नहीं सकते हैं उन रूल से। दे हैव टू फॉलो द नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। और यही रीजन है कि पॉलिसी मेकर्स आर कंस्ट्रेन्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस दे वर्क फॉर। पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको लिमिट किया जाता है या रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है किनके द्वारा? बाय द इंस्टीट्यूशंस दे वर्क फॉर। जिन इंस्टीट्यूशंस के लिए वो कार्य करते हैं, दैट मीन्स पॉलिसी मेकर्स अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, उनको इंस्टीट्यूशंस के नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। और इसीलिए पॉलिसी मेकर्स अपने आप से कोई भी रैशनल या तार्किक डिसीजन नहीं ले सकते या ऑप्टिमल चॉइस नहीं ले सकते। ऑप्टिमल चॉइस मतलब अगर पॉलिसी मेकर को लगता है कि ये पर्टिकुलर डिसीजन बेस्ट है, वो उस डिसीजन को नहीं ले सकता। उसको वो डिसीजन लेना होगा जो इंस्टीट्यूशन के रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे सही चॉइस होगी, बेशक पॉलिसी मेकर को वो बेस्ट चॉइस ना लगे। Also, there is a close relationship between public policy and governmental institutions. Institutions के बीच में और public policy के बीच में एक close relation होता है, because institutions ही तो उन policies को बना रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई policies को violate करता है तो ये institutions उस पर sanctions भी लगा सकते हैं। इतना close relation होता है public policy और governmental institutions के बीच में। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी तभी बनती है जबकि वो इन्फोर्स की जाती है गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस द्वारा।
गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस का रोल सुपीरियर है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग ऑफ पॉलिसीज एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। और जो उन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस में कार्य कर रहे हैं वो तो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि इस मॉडल में क्या स्टडी किया जाता है, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस को। इन्हीं स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन की स्टडी के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है कि पॉलिसीज को कैसे बनाया जाता है, कैसे उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इस मॉडल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही यही है, ये इंडिविजुअल के रोल को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देता है। जो इंसान उस इंस्टीट्यूशन में कार्य कर रहे हैं, क्या उनका कोई रोल नहीं होता है पॉलिसी बनाते समय? इस बात को लेकर इस मॉडल को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि इसके थ्रू हमें पता चलता है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं पॉलिसीज बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका का जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे ब्यूरोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन के साथ इंटरैक्ट करता है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो दिस इज द इंस्टीट्यूशनलिस्ट मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। फिर आता है सिस्टम मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इस मॉडल के जो मेन प्रोपोनेंट हैं दैट इज डेविड ईस्टन। पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को डेविड ईस्टन ने क्या माना है, एक ब्लैक बॉक्स माना है जो कि सोसाइटी की डिमांड्स को पॉलिसीज में कन्वर्ट करता है। यानी कि पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के थ्रू लोगों की जो डिमांड है, सोसाइटी की जो डिमांड्स हैं वो पॉलिसीज में कन्वर्ट होती हैं, और इसी को उन्होंने ब्लैक बॉक्स कहा है। नाउ डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल क्या है या सिस्टम मॉडल क्या है, ये मैं आपको जल्दी से इस डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने डिटेल में इनपुट आउटपुट मॉडल को डिस्कस किया है। अगर आप इस मॉडल के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये मॉडल समझा देती हूँ। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ इनपुट्स हैं, फिर आउटपुट्स हैं, एंड देन देयर इज दिस कन्वर्जन ऑल्सो। मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ इनपुट से। अब ये इनपुट्स क्या हैं? इनपुट्स हैं डिमांड्स जो लोग सिस्टम से रखते हैं, और लोग कहाँ होते हैं? सोसाइटी में। ये है इंट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट। इस पर मैं बाद में आऊंगी कि इंट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट और एक्स्ट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट क्या होता है। तो इनपुट्स होती हैं ऐसी डिमांड्स जो लोग या सोसाइटी पॉलिटिकल सिस्टम से रखते हैं। लेट्स से, अब आप यहाँ देख सकते हो इंट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट, सोसाइटी में क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह से लोग क्या डिमांड रखेंगे? लोग डिमांड रखेंगे कि क्राइम को ख़त्म किया जाए, क्राइम के अगेंस्ट स्ट्रिक्टर पॉलिसीज लाई जाए। तो वो डिमांड कहाँ जाएगी? वो जाएगी कन्वर्जन प्रोसेस में। और कन्वर्जन क्या होती है? पॉलिटिकल सिस्टम। डिमांड्स चली गई हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, और यहाँ इन्हें क्या किया जाएगा? डिमांड्स को कन्वर्ट किया जाएगा पॉलिसीज में। और पॉलिसीज क्या होती हैं? आउटपुट्स। सो पॉलिसीज आर द आउटपुट्स। यहाँ पब्लिक पॉलिसी को रिलेट कर दो आउटपुट से या इस सिस्टम मॉडल से। सिस्टम मॉडल कहाँ बात कर रहा है पॉलिसीज की? जहां पर आउटपुट्स की बात हो रही है। नाउ ये प्रोसेस यहाँ खत्म नहीं हुई है। आउटपुट्स जो हैं, आप नीचे से देख सकते हैं, ये फीडबैक लूप क्या आ रहा है? फीडबैक स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। जब इनपुट्स आउटपुट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि डिमांड्स पॉलिसीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, तब एक फीडबैक स्टार्ट हो जाता है। फीडबैक प्रोसेस, इसमें क्या होता है? पॉलिसीज के प्रति फीडबैक दिया जाता है। अगर लोग सेटिस्फाइड हैं एक पॉलिसी से तो वो उसको सपोर्ट करेंगे, यानी कि उस पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर वो उस पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो फर्दर और डिमांड्स रखेंगे। सो एज यू कैन सी हियर, सपोर्ट्स जो है वो भी पार्ट होता है इनपुट का। तो एक ये सर्कल शुरू हो गया, राइट? दोबारा से डिमांड जनरेट होंगी, दोबारा से वो कन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू जाएंगी, फिर वो आउटपुट के थ्रू पॉलिसीज निकल कर आएंगी। तो ये फीडबैक लूप जो है ये चलता रहेगा। दिस इज व्हाट सिस्टम मॉडल्स इज, या इनपुट आउटपुट मॉडल इज। अब आ जाते हैं इंट्रा सोसाइटल और एक्स्ट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट पे। इंट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट में आते हैं ऐसे सभी डोमेस्टिक फैक्टर्स जो लोगों को डिमांड जनरेट करने पर मजबूर कर देते हैं। इसमें सोशल फैक्टर्स या इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ सकते हैं।
इंट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट का तो एग्जाम्पल हो गया, जैसे मैंने अभी क्राइम वाला एग्जाम्पल आपको दिया था, या हेल्थ केयर से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब इंट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट का पार्ट है। एनवायरनमेंट में कुछ होता है, सोसाइटी में कुछ होता है, तभी तो लोग पॉलिसीज डिमांड करते हैं। तो इंट्रा सोसाइटल में जो एक देश के विद इन जो डोमेस्टिक फैक्टर्स है वो आते हैं, जो लोगों को डिमांड जनरेट करने पर मजबूर करते हैं। और एक्स्ट्रा सोसाइटल में आते हैं इंटरनेशनल फैक्टर्स। सो जस्ट इमेजिन कोई वॉर चल रही है दो देशों के बीच में, उसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच डोमेस्टिकली देश में पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। बट पीपल तो डिमांड करेंगे ना, सोसाइटी तो डिमांड करेगी ना कि ऐसे स्ट्रिक्टर पॉलिसीज दी जाएं जिनके थ्रू पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम किए जाएं। तो यहां पर ये हो गया एक्स्ट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल, कि कैसे इंटरनेशनल फैक्टर्स भी सोसाइटी को या लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम से डिमांड रखने पर मजबूर करते हैं। तो इस प्रकार पॉलिसीज बनाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू द सिस्टम मॉडल। मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको पूरा सिस्टम मॉडल ही समझाने की कोशिश की है। सो अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, पब्लिक पॉलिसी क्या होती है? पब्लिक पॉलिसी होती है पॉलिटिकल सिस्टम का रिस्पॉन्स टू द डिमांड्स दैट आर कमिंग आउट ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से जो डिमांड्स निकल कर आ रही हैं उसके प्रति जो रिस्पॉन्स होता है पॉलिटिकल सिस्टम का, वो होती है पब्लिक पॉलिसी, जिसे आउटपुट्स कहा है। एंड डिमांड्स एंड सपोर्ट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट फ्लो इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम एज इनपुट्स। ये मैं बता चुकी हूँ, इनपुट्स में क्या आते हैं, डिमांड्स एंड सपोर्ट आता है। दोबारा से रिवाइज कर लो इसको। सिस्टम क्या करता है, ट्रांसलेट करता है इनपुट को आउटपुट पे। कौन कौन आता है सिस्टम में? चीफ एग्जीक्यूटिव आता है, लेजिस्लेटर्स आते हैं, जजेस आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। और आउटपुट्स में क्या आता है? पब्लिक पॉलिसी आती है। फिर फीडबैक आता है। फीडबैक भी मैंने आपको बता दिया क्या है। जो पॉलिसीज बनकर आती है उनके प्रति जो फीडबैक दिया जाता है, कि सपोर्ट की फॉर्म में भी हो सकता है या वो फर्दर डिमांड की फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये होता है पूरा सिस्टम मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, बिकॉज इससे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि सिस्टम मॉडल क्या है। टू सम अप, क्या क्या फीचर्स हैं सिस्टम मॉडल के ऑफ पब्लिक पॉलिसी? दैट पॉलिटिकल सिस्टम कन्वर्ट्स डिमांड्स इनटू पब्लिक पॉलिसीज। गवर्नमेंट्स किस बिहाफ पर पॉलिसी बनाती हैं? गवर्नमेंट बनाती है पॉलिसी ऑन बिहाफ ऑफ द इंटरैक्शंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स। जो डिफरेंट इंटरैक्शंस चल रही हैं बिटवीन वेरियस पार्ट्स, जैसे कि सिटीजन्स या बिजनेसेस या गवर्नमेंटल एजेंसीज, उन इंटरैक्शंस के बेसिस पर पॉलिसीज बनाई जाती हैं। सिटीजन्स भी गवर्नमेंट के साथ इंटरैक्ट करके अपनी डिमांड रख सकते हैं, बिजनेसेस भी गवर्नमेंट के साथ इंटरैक्ट कर अपनी डिमांड गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर द गवर्नमेंटल एजेंसीज। तो कोई एक पर्टिकुलर इंटरैक्शन नहीं होती, अलग अलग एक्टर्स जो हैं वो इंटरैक्ट करते हैं। Governments have limited capability or ability to design policies directly. सिस्टम मॉडल ये मान के चलता है कि गवर्नमेंट के पास इतनी एबिलिटी नहीं है, बहुत ही लिमिटेड एबिलिटी है अपने आप से पॉलिसीज को डिजाइन करने की। इसलिए वो पॉलिसीज किस बेसिस पर डिजाइन करती हैं? जो उन्हें डिमांड्स आती हैं एनवायरनमेंट से, सिटीजन्स जो डिमांड रखते हैं या बिजनेसेस कोई डिमांड रखते हैं। Also, the public policy affects the environment and subsequently the demands for action. कोई भी पॉलिसी जो बनाई जाती है वो एनवायरनमेंट को तो अफेक्ट करती है। जैसा कि मैंने फीडबैक लूप जब मैं एक्सप्लेन करी थी तब आपको बताया कि पॉलिसी जब बन के आती है तो लोग उसके प्रति फीडबैक देते हैं। अगर लोग सेटिस्फाइड हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो फर्दर डिमांड मांगेंगे कि इस पर फर्दर एक्शन लो, हम सेटिस्फाइड नहीं है इस पॉलिसी से। Then the policy making process is dynamic, non-linear and unpredictable. Policy making process dynamic है, हमेशा चलती रहती है, जैसा कि मैंने बताया कि कैसे ये एक सर्कल में चलती रहती है, कभी स्टॉप नहीं होती है। It is non-linear as well. इसका कोई एक पाथ नहीं है या इसमें एक तरह की इंटरैक्शन नहीं होती, डिफरेंट तरीके की इंटरैक्शंस होती हैं। Whether it's citizen to government interaction या businesses to government interaction. That's why it's non-linear और ये unpredictable है। Unpredictable ये इसलिए क्योंकि environment से पॉलिसी निकल कर आ रही है। environment में कुछ होता है तभी लोग डिमांड पॉलिटिकल सिस्टम के सामने रखते हैं।
और फिर उसके बाद पॉलिसी बनाई जाती है। तो इस प्रोसेस को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन सी पॉलिसी कब बनेगी। जब एनवायरनमेंट में कुछ होगा तभी पॉलिसी की डिमांड रखी जाएगी। And for policy making, the system model implies that government should facilitate and enable and not control. सरकार का जो रोल है as per this model is that of a facilitator. It means कि सरकार का काम है डिमांड्स को पॉलिसीज में कन्वर्ट करना और जो उनसे डिमांड किया गया है उसको रियलिटी में लाना, उसको इनेबल करना, ना कि लोगों की डिमांड्स को रिजेक्ट कर देना या उनको कंट्रोल कर देना। सो गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज का एक फैसिलिटेटर बने, वो उन पॉलिसीज को एग्जिस्टेंस में लाए, ना कि लोगों की डिमांड्स को कंट्रोल करे। ऐसा मानना है इस मॉडल का। सो दिस इज द सिस्टम मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इसका एडवांटेज यही है कि इससे हमें पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस का पता चलता है। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को। हालांकि इसका एक डीमेरिट ये है कि ये अज्यूम करके चलता है कि इन केस अगर कोई डिमांड रखी जाएगी पॉलिटिकल सिस्टम में तो वो 100% कन्वर्ट होके पॉलिसीज की फॉर्म में आएगी। बट इन रियलिटी वी ऑल नो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारी की सारी डिमांड्स पॉलिसी में कन्वर्ट होकर आए। तो उस बेसिस से हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल भी है। द नेक्स्ट मॉडल इज एलीट मास मॉडल और द एलिटिस्ट मॉडल। एलीट मॉडल पे मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, इसलिए इस थियोरी के प्रोपोनेंट्स भी मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं कि कौन कौन एडवोकेट्स हैं इस थियोरी के। परेटो, मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल्स, गैसेट एंड इवन C.W. राइट मिल्स, इन सब की एलीट थियोरी पर मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं आपको समझ में आ जाएगा कि एलिटिस्ट मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी क्या है। एलीट मॉडल क्या मान के चलता है? इसका मानना है कि एलीट्स या पावरफुल ग्रुप्स जो हैं वो पॉलिसीज बनाते हैं। एलीट थियरीज ये मानती हैं दैट सोसाइटी इज डिवाइडेड बिटवीन टू ग्रुप्स। एक होते हैं एलीट्स जिनके पास सारी पावर है और दूसरी तरफ होते हैं मासेस जिनको कि एलीट्स कंट्रोल करते हैं। और इसी वजह से एलीट मॉडल का भी ये मानना है कि जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो किनके द्वारा बनाई जाती हैं? एलीट्स के द्वारा बनाई जाती हैं। और एलीट्स कौन होते हैं? वो होते हैं पावरफुल लोग और वो नंबर में बहुत कम होते हैं इन कंपैरिजन टू द मासेस। एंड दैट्स द रीजन पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू एलीट्स। तो क्योंकि पावर एलीट्स के पास है दे विल मेक द पॉलिसीज। और जो पॉलिसीज होती हैं वो मासेस को फेवर नहीं करती हैं बट दे फेवर द एलीट्स। ये एक नया ही पर्सपेक्टिव है पॉलिसी पर जो पेश किया गया है एलीट मास मॉडल द्वारा। आमतौर पर मॉडल्स क्या कहते हैं कि पॉलिसीज किन के लिए बनाई जाती है? जनता के वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन इस मॉडल का मानना है कि पॉलिसीज किन को फेवर करती हैं? एलीट्स को फेवर करती हैं, ना कि रेगुलर जनता को। और डिसीजन मेकिंग किसके पास होती है? वो भी एलीट्स के पास होती है। एलीट्स सारे एस्पेक्ट्स को या सारे स्फेयर्स को कंट्रोल करते हैं। नॉलेज विच मीन्स द एजुकेशनल स्फेयर, मनी, मीडिया, पॉलिटिकल ग्रुप्स, इन सब एरियाज को एलीट्स कंट्रोल करते हैं। सो इसलिए इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी होती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पॉलिसीज बनाते समय वो क्या होता है? एलीट्स का इंटरेस्ट। तो इस थियोरी में एवरीथिंग इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एलीट्स। और जो इस मॉडल के एडवोकेट्स हैं या प्रोपोनेंट्स हैं वो कौन है? परेटो, मॉस्का, मिशेल्स, C.W. राइट मिल्स, ऑर्टेगा गैसेट। फर्दर ये मॉडल कहता है दैट एलीट्स शेप मास ओपिनियन। मासेस का क्या ओपिनियन है उसको भी एलीट्स शेप करते हैं। मासेस के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि एलीट्स तो बने ही उन पर रूल करने के लिए हैं और उनको मैनिपुलेट भी किया जाता है। ये बताया जाता है कि जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो मासेस के लिए हैं, उनको फेवर करती हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पॉलिसी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम एलीट टू द मासेस। यूजुअली पॉलिसी फ्लो क्या होता है? अपवर्ड होता है, दैट इज फ्रॉम द जनता टू द गवर्नमेंट। जनता डिमांड करती है और गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। लेकिन यहाँ पर पॉलिसी फ्लो क्या है? डाउनवर्ड है। एलीट सीधा का सीधा पॉलिसी बनाते हैं और मासेस को वो फॉलो करनी होती है क्योंकि मासेस तो अपनी डिमांड रख ही नहीं सकते हैं।
and mass sentiments are manipulated by the elites. They are made into believing that all the policies are indeed made for the masses, which is not the reality. Changes in public policy are incremental. Incremental का मतलब क्या होता है कि जो existing चीज़ें हैं उसी में थोड़ा बहुत चेंज कर देना. तो पब्लिक पॉलिसी में अगर कोई चेंज किया जाता है वो रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में चेंज कर दिया है. नो, जो पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही है उसमें हल्का थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है. क्यों? क्योंकि जो पब्लिक पॉलिसी एग्जिस्ट करती आ रही हैं वो एलिट्स को ही फेवर करती आ रही हैं. वो उनकी वैल्यूज़ को, उनकी डिमांड्स को रिफ्लेक्ट करती है. तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है उन्हें एकदम से ऐसे रेवोल्यूशनरी चेंज करने की. एंड पॉलिसीज एम एट प्रिजर्विंग द स्टेटस को. जैसा है वैसा चलने दो. सो वी कैन कंक्लूड दैट पॉलिसी मेकिंग इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एलिट्स के एडवांटेज में होती है. एलिट्स इसको बनाते हैं, एलिट्स के ही इंटरेस्ट के लिए होती है. एंड ऑल द पॉलिसीज बेनिफिट्स द एलिट्स. हालांकि इसको हम क्रिटिसाइज कह सकते हैं ये कह के ये थोड़ा एक एग्जैजरेटेड थियोरी है. एलिट्स के रोल को एग्जैजरेट करके प्रेजेंट किया गया है. साथ ही साथ ये पब्लिक ओपिनियन और इंटरेस्ट ग्रुप के रोल को भी बिल्कुल ख़त्म कर देता है. उसकी ये बात ही नहीं करता है. हालांकि इस मॉडल का एडवांटेज ये है कि इससे हमें ये पता चलता है कि एलिट्स कैसे पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो ये था एलिट मास मॉडल और एलिटिस्ट मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी. Fourth and final model for today's video is incremental model of public policy. Incremental model of decision making को मैं ऑलरेडी मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग वाली वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं. इंक्रीमेंटल का मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि रेडिकल चेंज की बजाय एग्जिस्टिंग पॉलिसी में ही थोड़ा थोड़ा चेंज लाना या स्टेप बाय स्टेप चेंज लाना. इस मॉडल के प्रोपोनेंट्स हैं चार्ल्स लिंडब्लूम एंड डेविड ब्रेब्रूक. तो ये मॉडल किस पर फोकस करता है? ये फोकस करता है स्मॉल ग्रेजुअल चेंजेस पर रादर देन ड्रामेटिक चेंजेस. इस मॉडल का मानना है कि पॉलिसी बनाते वक्त पॉलिसी मेकर्स एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में ही स्मॉल चेंजेस लाते हैं रादर देन उन पॉलिसीज को रिप्लेस करने के. पॉलिसी मेकर्स पूरी तरह से पॉलिसी को रिप्लेस नहीं कर देते हैं या उसे ख़त्म नहीं कर देते हैं या उसमें कोई रेडिकल चेंज नहीं लाते हैं, बल्कि जो पॉलिसीज एग्जिस्ट करती आ रही हैं उन्हीं में थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं. सो जो प्रीवियस पॉलिसीज हैं दे एक्ट एज द बेस. सिंपलेस्ट वे में अगर हम बोले तो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को ही मॉडिफाई कर दिया जाता है. रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज भी इसका एक एग्जाम्पल है. अगर आपने मेरी टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी वाली वीडियो देखी है तो उसमें से एक टाइप है रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज, जिसमें एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को ही मॉडिफाई कर दिया जाता है. ऐसी पॉलिसीज को भी हम यहाँ एक एग्जाम्पल मान सकते हैं. द चेंजेस आर डन स्टेप बाय स्टेप स्लोली ओवर टाइम. स्टेप बाय स्टेप चेंजेस लाए जाते हैं ओवर द टाइम, क्योंकि इस मॉडल का मानना है कि बिग चेंजेस लाना मुश्किल होता है और अगर धीरे धीरे चेंजेस लाए जाएंगे तो सोसाइटी से रेजिस्टेंस कम मिलेगा उन चेंजेस के अगेंस्ट. और इसका एग्जाम्पल है टैक्स पॉलिसीज. इंक्रीमेंटल मॉडल को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. गवर्नमेंट्स अक्सर इंक्रीमेंटल मॉडल को फॉलो करती हैं टैक्स पॉलिसीज के लिए. बजाय कि न्यू टैक्स पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करने के वो एग्जिस्टिंग टैक्स पॉलिसीज में ही कुछ चेंजेस कर देती हैं ताकि लोगों से क्रिटिसिज्म ना मिले या इन पॉलिसीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ना मिले. जैसे कि एक समय पर अगर 15% GST है, थोड़े टाइम बाद उसे 18% कर दो, उसके बाद उसे 21% कर दो, फिर धीरे धीरे 25% कर दो. वहीं एकदम से अगर 15 से 25 पर किया जाता तो लोगों ने इसके अगेंस्ट आवाज उठानी थी. इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चेंजेस किए जाते हैं ओवर द टाइम. This model needs less information because the changes required are small. इसका यही एडवांटेज है कि इसमें बाकी मॉडल्स के मुकाबले कम इंफॉर्मेशन कलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो चेंजेस करने हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे लेवल पर हैं. हमें किसी पॉलिसी को पूरे तरीके से रिप्लेस नहीं करना है, वरना अगर पूरी की पूरी नई पॉलिसी बनानी होगी तो उसके लिए तो बहुत रिसर्च लगती है.
बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो वो सब इसमें बच जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं जो स्मॉल चेंजेस होते हैं दे आर ईजियर टू इम्प्लीमेंट। ऐसे चेंजेस को आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और डीमेरिट इसका हम यही कह सकते हैं कि इन केस अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो ऐसी सिचुएशन में कई बार स्मॉल चेंजेस जो होते हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं रहते हैं। बिग प्रॉब्लम से डील करने के लिए बिगर सॉल्यूशंस चाहिए। स्मॉल स्मॉल चेंजेस से कई बार काम नहीं चल पाता है। सो दिस वाज इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। और ये था हमारा आज का टॉपिक, जहां हमने पब्लिक पॉलिसी के 4 मॉडल्स डिस्कस किए। पहला था इंस्टीट्यूशनल मॉडल, जो कहता था कि पॉलिसीज किनके द्वारा बनाई जाती हैं, इंस्टीट्यूशंस द्वारा बनाई जाती हैं। इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे इंडिविजुअल्स का रोल कम होता है और इंस्टीट्यूशंस का रोल ज़्यादा होता है। देन वी डिस्कस द सिस्टम मॉडल, जो ये कहता है कि पॉलिसीज बनाई जाती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डिमांड जनरेटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से डिमांड्स निकल कर आती हैं एज इनपुट्स, फिर पॉलिटिकल सिस्टम जो है उनको आउटपुट्स में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसीज, और इन्हीं इंटरैक्शंस का रिजल्ट होता है पब्लिक पॉलिसी। फिर उसके बाद आया एलीट मास मॉडल, जो कहता है कि एलीट्स ही पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसीज एलीट्स को ही फेवर करती हैं, मासेस का कोई रोल नहीं होता है, उनको सिर्फ मैनिपुलेट किया जाता है। एंड फोर्थ एंड फाइनल इज द इंक्रीमेंटल मॉडल, जो कहते हैं कि पॉलिसीज में चेंजेस धीरे धीरे ग्रेजुअली लाए जाते हैं, बजाय कि एकदम से चेंजेस लाने के। सो आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी 4 मॉडल्स को हम अपनी अगली वीडियो में समझने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।